हेलो फ्रेंड, कैसा हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है विद्युत आवेश व क्षेत्र को बताने वाले हैं। क्षेत्र देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको जान लेते हैं। तो देखिए विद्युत आवेश व क्षेत्र, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम होता है उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आखिरकार विद्युत आवेश व क्षेत्र होता क्या, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, क्षेत्र किसे कहते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। और इसका मैं नोट्स भी दूंगा। इसका नोट्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, तो वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं पीडीएफ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, विद्युत आवेश। आखिरकार विद्युत आवेश होता क्या है, तो यहां से सीखते हैं विद्युत आवेश। आप लोगों यहाँ पे देखिए हेडिंग डाला विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसी भी द्रव्य पर आया हुआ वह गुण है। द्रव्य में क्या होता है, कोई भी मतलब पदार्थ, कोई भी चीजें द्रव्य पर आया हुआ वह गुण है जिसके कारण विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय और क्या चीज, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब जैसे कोई चीज चुंबक होता है कहीं पर रख देते तो उसके आरी बगल में क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके प्रभाव वर्णन की व्याख्या करता है, विद्युत आवेश कहलाता है। जैसे देखिए कोई लोहे को रखते हैं, लोहे को अगर हम विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखें तो उसके बाहर मतलब बगल बगल क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिससे हम क्या कहेंगे, और तथा उसके प्रभाव को वर्णन भी करेगा, उसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश कहेंगे। अब यहाँ पर विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q बराबर होता है N गुणे E। N मिस होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N मिस होता है सॉरी E मिस होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, Q बराबर N गुणे E। अब बात करते हैं विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। देखिए धनावेश अगर रहता है तो पॉजिटिव, और ऋणावेश मतलब कम यानी निगेटिव। देखिए अगर धनावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ऋणावेश रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। देखिए जब कहीं पर भी माइनस प्लस रहता है, इलेक्ट्रॉन में से होता ही है माइनस, तो अगर कहीं पर प्लस रहे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, और कहीं पर ऋणात्मक रहे यानी ऋणावेश रहे तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करते हैं आगे। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे देखिए सजातीय आवेश क्या होते हैं, सजातीय आवेश क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर प्लस चार्ज है, तो ये दोनों क्या सजातीय आवेश है, मतलब समान चिन्ह, जैसे प्लस और प्लस रहे, क्या रहे, प्लस प्लस रहे, तो ये क्या है, सजातीय आवेश रहे, सजातीय आवेश है। देखिए जैसे आप लोगों को मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे देखिए जब कोई लड़का रहता है, एक लड़का ये है, एक लड़का ये है, जब दोनों लड़के रहते हैं, ये भी पॉजिटिव रहता है, ये भी पॉजिटिव रहता है, तो क्या करते हैं, दोनों क्या होते हैं, दूर भागते हैं। गलत मन मानिएगा, मगर आप लोगों के लिए समझाना बहुत ही मतलब अच्छा उदाहरण है। देखिए बॉय, ये भी लड़का ये भी लड़का, तो ये दोनों क्या है, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब दूर भागते हैं। लेकिन यहीं पर एक बॉय आ जाए, यहीं पर एक गर्ल आ जाए, क्या आ जाए, बॉय आ जाए और गर्ल आ जाए, गर्ल आ जाए, मतलब बॉय क्या हो जाए पॉजिटिव चार्ज और गर्ल क्या हो जाए निगेटिव चार्ज, तो लड़का लड़की क्या होते हैं, सटते हैं, मतलब आप मतलब क्या होते हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। उसको देखा होगा, उसके देखागा, मजे मजे दोनों लोग क्या होंगे, आकर्षित होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे तो आपको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित मतलब दूर भेजेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव और माइनस रहेंगे तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे की तरफ। समझ में आ गया। अब समझते हैं मूल आवेश क्या होता है। प्यारे बच्चों मूल आवेश किसे कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल चार्ज। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे न्यूनतम कण पर उपस्थित आवेश को मूल आवेश कहते हैं। आप लोगों ने समझा प्रकृति क्या होता है, जो भी हमारे जीवन में जो भी हमारे प्रकृति में उपस्थित कण होते हैं, सबसे न्यूनतम इस होता है सबसे छोटा कण। सबसे जैसे देखिए आप लोगों ने लकड़ी देखा होगा, तो ये भी क्या है, कण है, लेकिन ये सबसे छोटा कण नहीं है। तो क्या बोला, प्रकृति में, हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे न्यूनतम कण को ही क्या कहते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब ही होता है प्यारे बच्चों सबसे न्यूनतम कण। क्या होता है, न्यूनतम कण, जो कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। हमारे जो प्रकृति है, इस प्रकृति में जो पाया जाता है सबसे जो छोटा कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है।
अतः इस पर उपस्थित आवेश को ही मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। समझ में आ गया? आपको ये भी समझ में आ गया कि मूल आवेश होता क्या है, और उसके बाद में मूल आवेश होता क्या है और छोटा सबसे छोटा कण क्या है, उसका मान कितना होता है। इतना तो समझ में आ गया होगा। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की उत्पत्ति। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन जो है ई, तो उसके सिद्धांत से जो है आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए यहाँ पर प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीजें हो, तो क्या होता है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर ही बना होता है। चाहे कोई भी वस्तु, कोई भी सामान ले लीजिए, कोई भी चीजें ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, कलम कापी कुछ भी ले लीजिए, तो छोटे छोटे परमाणु से ही मिलकर बना होता है। तथा परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। आपने देखा होगा, जो केमिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, एक गोलाकार होता है, ये क्या होता है, परमाणु होता है। इसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या वही बोला है, इसके क्या बोला है यहाँ पर देखिए कि परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से बना होता है। परमाणु किससे बना होता है? प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन से, तीनों चीजें से मिलकर बना होता है। उसके बाद में देखिए तथा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होता है। क्या बोला? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक नाभिक होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है। तो नाभिक में यहाँ पर देखिए क्या बोला, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन नाभिक के परमाणु के केंद्रीय, तो परमाणु का केंद्रीय है, तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। तो वही बोला परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होते हैं, मतलब स्थित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक आपसे पूछ ले किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे परमाणु के नाभिक, परमाणु के, आप बोलेंगे कि परमाणु के प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो होते हैं नाभिक के केंद्र में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय भाग में निहित होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। समझ आ गया? तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये 4 कक्षाएं होती हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। चारों कक्षाओं में क्या करते हैं, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण कराया जाता है। मतलब जब कोई वस्तु, मतलब जैसे कोई वस्तु है, जब इसको घर्षण कराया जाएगा तो इसकी कुछ चीज़ें इसमें, इसकी कुछ चीज़ें इसमें आएंगी। तो ये चीज़ें लिखा है कि वस्तु को एक दूसरे से घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का रूपांतरण कराया जाता है। जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर धन आवेश उत्पन्न होगी। मतलब जैसे दो वस्तु हैं, दो वस्तुओं में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उस पर क्या होगी, धन आवेश होगा, उस पर क्या होगा, धन आवेश उत्पन्न होगा। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्या आवेश का संरक्षण, आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है, ये बहुत ही सिंपल है। इसके अनुसार आवेश ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात संपूर्ण आवेश क्या होता है, संरक्षित होते हैं। आप लोगों ने क्या समझा, जैसे कोई एक वस्तु है, उसको हम क्या, जैसे कोई लोहा है, लोहे को क्या करेंगे हम, इसे हम नष्ट मतलब तोड़ नहीं सकते हैं, बल्कि इसे जैसे कोई बड़ा लोहा है तो बड़े लोहे को हम क्या करते हैं, मतलब क्या होते हैं, किसी भी लोहे की अगर कोई भी लोहे की वस्तु में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। वही चीज होता है आवेश का संरक्षण, कि इसके अनुसार किसी भी आवेश को ना तो कोई भी आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यों से, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन एक रूप से मतलब उसका रूप बदल सकते हैं। कोई दूसरा रूप है तो उसको दूसरे रूप में कर सकते हैं, अर्थात संपूर्ण आवेश संरक्षित होता है। अब समझते हैं आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है। क्या? आवेशों का क्वांटीकरण, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, कोई जैसे वस्तु है, कोई भी वस्तु ले लीजिए, मैंने वस्तु की बात की है, किसी का नाम नहीं लिया, तो आप लोग को कोई भी वस्तु कहीं पर भी ले सकते हैं। तो कोई भी वस्तु है उस पर उपस्थित कुल आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। क्या समझा आप लोगों ने कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, देखिए कोई वस्तु है उस पर कुल आवेश जितना भी आवेश है एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। इस निश्चित व न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन से दर्शाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि हमने पहले ही आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं, यदि किसी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता व कमी होती है तो वस्तु पर आवेश Q बराबर ±n × ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इस पर मैं आपको जो होता है इसका पर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक, तो इस सूत्र को याद कर लीजिएगा, ये आपका पहला सूत्र मिला है इस चैप्टर का। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं।
अगला टॉपिक आपका है आवेशन की विधियां। क्या है? आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, आवेशन की विधियां। तो देखिए यहाँ पर किसी वस्तु को आवेशित करने की निम्नलिखित विधियां हैं, जो कि हमने यहाँ पर 3 विधियों को बताया है। घर्षण द्वारा आवेशन, उसके बाद में दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन तो वैसे आपको हेडिंग समझकर ही पता चल गया होगा कि आवेशन जैसे कोई भी दो वस्तु है उसको जब हम क्या करते हैं, घर्षण कराते हैं, मतलब रगड़ते हैं, तो उसके द्वारा आवेशन हो गया। चालन द्वारा आवेशन हो गया। प्रेरण द्वारा आवेशन, तो वैसे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया होगा हेडिंग से। जब दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, कैसी वस्तु होनी चाहिए? उदासीन होनी चाहिए। रगड़ा जाता तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी वस्तु पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने समझा कि जब दो उदासीन वस्तु हैं, इन दोनों वस्तुओं को यहाँ पर हमने लाया, ऐसे 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 हमने क्या किया, रगड़ा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे जो कि इसके अंदर गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर थे जो कि इसके अंदर गए, जिसके कारण एक वस्तु पर धन आवेश आ जाएगा, एक वस्तु पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आएगा। ये हमने नहीं बताया कि इसी वस्तु पर धन आवेश, इसी वस्तु पर ऋण आवेश रहेगा। किसी भी वस्तु पर एक वस्तु पर धन रहेगा तो एक वस्तु पर क्या रहेगा, ऋण रहेगा, उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति के परंतु समान प्रमाण के आवेशन उत्पन्न होते हैं। अब विपरीत प्रकृति के मतलब जैसे प्रकृति इसकी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए, परंतु प्रमाण क्या होना चाहिए, दोनों का समान होना चाहिए। समझ में आ गया? दूसरा विधि आपका चालन द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? चालन द्वारा आवेशन। जब एक उदासीन वस्तु के संपर्क में दूसरी आवेशित वस्तु को लाई जाती है तो उदासीन वस्तु पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है, जिस प्रकृति का आवेश उत्पन्न है, जिस प्रकृति का आवेशित वस्तु लाई गई है। इस प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। आप लोगों ने क्या समझा, देखिए समझाता हूँ। जब एक उदासीन वस्तु के संपर्क में कोई, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या उदासीन वस्तु है, इसके संपर्क में दूसरी आवेशित वस्तु को हमने लाया तो उदासीन वस्तु, ये उदासीन वस्तु है, इसी प्रकृति का आवेश, मतलब जिस प्रकृति का आवेश इस पर होगा उसी प्रकृति का आवेश इस पर उत्पन्न हो जाएगा, जिस प्रकृति की आवेशित वस्तु लाई गई है। मतलब इसी प्रकार का हम वस्तु लाए थे, तो ये जो उदासीन वस्तु था, ये वाला आवेश इस पे आ जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा समझते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन। जब किसी वस्तु के निकट कोई आवेशित क्षण लाया जाता है तो आंतरिक प्रेरण के कारण आवेशित क्षण के निकट वाले पृष्ठ विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, जब किसी वस्तु को निकट, ये कोई आपका एक क्या है, वस्तु है, क्या है, वस्तु है, इसके निकट कोई एक क्षण, एक मान लीजिए क्षण है, इसको लाया जाता है तो आंतरिक प्रेरण, जो इसका आंतरिक मतलब अंदर का जो प्रेरण है, आंतरिक प्रेरण के कारण आवेशित क्षण के निकट वाले पृष्ठ विपरीत प्रकृति के, जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रकृति में क्या था, माइनस था, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, प्लस यहाँ पर है। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए इसके इधर क्या है, यहाँ प्लस था, इधर माइनस है, और इधर माइनस है तो इधर क्या है, प्लस है। विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि जब किसी वस्तु के निकट कोई आवेशित क्षण लाया जाता है, आवेशित क्षण को लाया तो इसके आंतरिक जो प्रेरण के कारण आवेशित क्षण के निकट वाले पृष्ठ विपरीत प्रकृति के आवेश, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आवेश उत्पन्न करते हैं। इस घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, पदार्थों का वर्गीकरण। मतलब जो आपके मेटल होते हैं, जो आपके पदार्थ होते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण में होता बांटना। जैसे भी कोई भी पदार्थ है, यहाँ कोई भी पदार्थ, कोई भी मेटल में होता, कोई भी पदार्थ है, उसका वर्गीकरण कितने भाग का, मतलब उसको कैसे बांट सकते हैं। चालकता के आधार पर पदार्थों को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कोई भी पदार्थ है उसको कितने भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक। चालक, पहले किस भाग में, चालक वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो जाए, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुसंख्यक वाहक में हो, चालक कहलाते। चांदी, तांबा, लोहा। जैसे देखिए चालक क्या होता है, वह पदार्थ, आप ऐसे सिंपली भाषा में समझ सकते हैं कि वह पदार्थ जिसमें करंट, जो आपका लाइट होता है उसमें करंट का फ्लो हो जाए। जैसे जो होता है चांदी ले लीजिए, चांदी में अगर करंट को ले जाए तो फ्लो हो जाएगा, तांबा में करंट फ्लो हो जाएगा। जैसे आप लोहे की क्या होती है, खिड़की या कुछ भी लगा होता है तो उसमें जब अर्थिंग उतरता है तो आप लोग क्या कहते हैं, अरे यार करंटवा मार दीस, तो करंटवा मार दीस का वो चालक हो
चालक का हो लोहा, चालक का हुए लोहा, लोहा में का हो रहा करंट। तो ऐसे पदार्थ जिसमें क्या होते हैं चालक का प्रवाह, यानी क्या होता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, या आप कह सकते हैं करंट फ्लो होता है या इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं चालक कहते हैं। समझ में आ गया। ये आप ऐसे देख सकते हैं वह पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह सुगमता से हो, मतलब अच्छे से हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुसंख्यक हो, वहाँ मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो। एग्जाम्पल आप लोगों ने समझ लिया होगा कि चांदी, तांबा, लोहा, etc। अगला टॉपिक आपका विद्युत रोधी या अचालक। क्या है विद्युत रोधी या क्या आपका अचालक? वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, क्या हो विद्युत रोधी या अचालक। वह पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो या जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक लगभग नगण्य के बराबर हो, अचालक कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग चप्पल पहन लेते हैं तो जब करंट को छूते हैं, मतलब जब आर्थिंग नहीं मारता, क्यों नहीं मारता? क्योंकि आपका जो चप्पल है ना वो क्या आपका अचालक, उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आपका सूखा हो गया, सूखा चमड़ा हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। बेकलाइट हो गया, उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। सूखी लकड़ी हो गया, उसमें करंट फ्लो नहीं हो गया। तो ऐसे अचालक जिसमें करंट का फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन नगण्य के बराबर, शून्य के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं अचालक कहते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अचालक किसे कहते हैं। उसमें क्या था कि करंट जा रहा था, इसमें क्या है कि करंट नहीं जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा नगण्य होगा, जीरो शून्य के बराबर होगा। आप लोगों ने उदाहरण भी समझ लिया। आगे समझते हैं परावैद्युत क्या होता है। प्यारे बच्चों क्या होता है परावैद्युत? क्या होता है परावैद्युत? वह अचालक पदार्थ है जिसको प्रबल विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेशित अध्यारोपित किया जा सकता है। क्या आप लोगों ने समझा? परावैद्युत वह अचालक पदार्थ है, अचालक में क्या होता है जिसमें करंट का फ्लो ना, मतलब करंट ना बहे, जिसको प्रबल विद्युत, प्रबल में होता है कमजोर विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेश अध्यारोपित किया जा सकता है, जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, etc। आगे है अर्धचालक। चालक में होता है जिसमें करंट फ्लो किया जा सकता है, जिसमें करंट जाए। अर्ध में होता है आधा। वह पदार्थ जो सामान्यतः अचालक होते हैं परंतु उसमें कुछ अर्धद्रव्य मिलाने से चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, अर्धचालक कहलाता है। जैसे देखिए कोई भी अचालक हो, मतलब जैसे कोई भी अचालक हो, मतलब उसमें करंट ना जाए, मतलब करंट फ्लो ना करे, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पदार्थ मिला दे जिसके नाते वो थोड़ा सा व्यवहार करने लगे, थोड़ा सा व्यवहार करने। जैसे देखिए अगर आप ले लीजिए कोई सूखा लकड़ी ले लीजिए, सूखी लकड़ी में अगर हम पानी मिला दें, या आप चप्पल ले लीजिए, चप्पल में अगर हम पानी मिला दें तो क्या होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब जो धारा का प्रवाह होने लगता है, वो जो होता है चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्धचालक का मतलब ये होता है कि वो आधा चालक रहे आधा अचालक रहे, मतलब करंट का फ्लो करे करंट का फ्लो ना करे। तो वह पदार्थ जिसमें समता अचालक होते हैं परंतु कुछ उसमें विशेष मिलाने पर वो क्या होते हैं चालक की तरह व्यवहार करने लगते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक मैंने समझा दिया कि अर्धचालक होता क्या। कोई भी डाउट होता आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि ये चीजें हमें डाउट है। आगे आता है प्यारे बच्चों कूलाम का नियम। देखिए कूलाम का नियम, क्या कूलाम का नियम, देखिए आपके आगे एक वीडियो चलेगा, उसमें मैंने डेडिकेटेड बताया कि किस प्रकार कूलाम का नियम आप लोग अच्छे से डेरिवेशन कर सकते हैं, एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन, लो लेवल से एकदम शुरू से एकदम जान लीजिए कि बौरहा भी समझ जाएगा, एकदम पागल लड़का भी समझ जाएगा उस कॉन्सेप्ट को, कूलाम के नियम को। तो देखिए 7 मिनट का वीडियो, सबसे पहले उसी में ज्वाइन कर देख लीजिए कूलाम का नियम। अब ठीक, तो कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम का जो भी मतलब सूत्र होते हैं कैसे निकालेंगे, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। करना क्या, इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कूलाम का नियम आखिर होता क्या है, उसके बाद में हम उसके सूत्र को प्राप्त करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पर सूत्र की सहायता, यहाँ पर परिभाषा की सहायता से हम इस सूत्र को निकालेंगे, मतलब आपको इसको रटना नहीं है। अभी मैं फिगर के माध्यम से आप सभी लोगों को इसको मैं समझा दूंगा, बस केवल एक बार इसको पढ़ लीजिए आराम से। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो भी नियम बताऊंगा उसी नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु हमने ये ले लिया, एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है, ये है। दो स्थिर बिंदु ले लिया, माना ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है, बी है। समझ में आ गया आप लोगों को। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, ठीक, लगने वाला, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, अथवा यहाँ पर क्या लगता है, बल F1 लगता है, यहाँ F2। आप समझिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर जो समझिएगा आकर्षण बल क्या होता है, प्रतिकर्षण बल क्या होता है। प्यारे बच्चों आप जैसे अगर प्लस प्लस है, क्या है, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर प्लस है, तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में प्रतिकर्षण कर रहे हैं।
और देखिए जब कोई चुंबक ले लेते हैं आप, जब प्लस और माइनस रहता है तो क्या करता है, अट्रैक्ट करते नहीं, आकर्षण करता है। या अपने लाइट के तार को ले ले, प्लस माइनस रहता है, तो देखिए अगर प्लस प्लस है तो ये देखिए आपका प्रतिकर्षण होगा, लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये क्या करेगा, आकर्षण करेगा। आपको समझ में आ गया कि प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण क्या होता है, अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, कि प्रतिकर्षण वह बल है जिसमें प्लस प्लस होता है और आकर्षण वह बल है जिसमें प्लस और माइनस चार्ज होता है। देखिए उनके वह बल उन दोनों आवेशों, माना इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है, Q2 है, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश क्या है प्यारे बच्चों, Q2 है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए क्या बोला है कि प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, इन दोनों आवेशों, क्या है दोनों आवेश, Q1 Q2, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, क्या है प्यारे बच्चों, अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर F हो जाएगा। F क्यों लगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर, बल बोला, बल उन दोनों आवेशों के, तो बल ये F हो गया, और उन दोनों आवेशों यानी Q1 Q2 आवेश हो गया क्या, अनुक्रमानुपाती है, समझ आ गया। तथा उनके बीच की दूरी, माना इसके बीच की दूरी आपका क्या है, R है। अब कोई लंबाई है, कोई दो बिंदु, तो दो बिंदुओं के बीच की कुछ ना कुछ तो दूरियां होंगी, तो इन दोनों बीच की दूरी क्या है, दूरी के वर्ग है के व्युत्क्रमानुपाती, क्या होता है प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर से देखिए क्या बोला है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या दे दीजिए, सेकंड दे दीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कैसे। यहाँ पर क्या बोला, देखिए समझिएगा कि दोनों आवेशों के गुणनफल, तो दो आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के क्या है, अनुक्रमानुपाती है, तथा उनके बीच की दूरी R है, R के वर्ग, दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r² हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, फिर बच्चों समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1/Q2 अपान R²। ठीक, ये हो गया। अब फिर से देखिए यहाँ पर, देखिए अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए F बराबर आपका, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा K, Q1/Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। जहाँ जो हमारा K है वो क्या है, नियतांक है, यानी एक कांस्टेंट है। अब ये नियतांक है तो इसके मान पर कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक, जहाँ क्या है कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इफ देखिए अब यहाँ पर मैं बता दूँ, K बराबर आपका होता है, K बराबर होता है 1/4 πε0। ये आपका होता है K का मान, यानी नियतांक का मान होता है, और ये क्या है, यही नियतांक का मान है। चाहे आप इसका मान 9 × 10⁻9 न्यूटन, क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, कूलम स्क्वायर, आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप K का मान 1/4 πε0 रख दे या 9 × 10⁻9 रख दे, तो यहाँ पर देखिए आपको F बराबर आपका हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, K के स्थान पर रख दे 1/4 πε0 Q1/Q2 अपान R²। समझ में आ गया। ये आपका K का मान है, क्या है, K का मान ये अभी आ गया। या F बराबर आप कर सकते हैं आप 9 × 10⁻9 Q1 Q2 अपान R², ये आप चाहे कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये दोनों आवेशित कणों के बीच के माध्यम वाला पराविद्युतांक स्थित है, तो इनके बीच लगने वाला क्या होगा, बल। इनके अगर यहाँ पर लिख देते हैं, ये दोनों, यहाँ पर जो लिखा है, यदि दोनों आवेशित कणों, ये दोनों आवेशित कणों के बीच का कांस्टेंट K
माध्यम वाला परावैद्युतांक क्या है, परावैद्युतांक स्थित है तो इनके बीच लगने वाला जो बल हो जाएगा यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान r²। आपका जो मेन सूत्र है यही है, इसी पर आपके सारे सवाल लगेंगे। क्या लगेंगे, इसी पर आपके क्या होंगे, सारे सवाल लगेंगे। के का मान वायु या निर्वात के बराबर एक धातु के लिए अनंत होता है, ठीक। के का मान 1 से अधिक ही होगा। तो देखिए इसको सारी जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें आपको बताने वाली थी वो चीज़ें हमने आपको बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका प्यारे बच्चों आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता होता क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा बाह्य या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या बोला, माध्यम मतलब कि कोई माध्यम है उसकी वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, उसके अनुपात को ही क्या कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। यदि बाह्य या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट हो तथा माध्यम की वैद्युतशीलता के यहाँ पर केवल एप्सिलॉन नॉट रहेगा। एप्सिलॉन नॉट हो तो देखिए क्या बोला है, माध्यम की वैद्युतशीलता, तो माध्यम की वैद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन है। और क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। तो ये जो बटे होता है इसी को क्या कहते हैं, बटे को ही कहते हैं अनुपात। इसी को क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। आपेक्षिक वैद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से। किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन नॉट आर से। समझ में आ गया कि आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है। आप लोग कैसे बताएंगे कि माध्यम का वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही क्या कहते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन आर। आप लोगों को समझ में आ गया। आप बात करें यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो, क्या है, के है, तो यहाँ पर देखिए माध्यम का जो परावैद्युतांक, तो देखिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले अगला टॉपिक यहाँ पर आता है सतत आवेश वितरण क्या होता है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि कूलाम के नियम का जो सदिशीय निरूपण है उसको भी मैंने नहीं बताया, मैं बीच में बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग सतत आवेश वितरण क्या होता है, क्या कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पर है सतत आवेश वितरण। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे सतत वितरण आवेश कहते हैं। जैसे देखिए यदि किसी वस्तु को यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर देखिएगा जैसे कोई यहाँ पर क्या है, एक वस्तु, क्या है, ये एक वस्तु है, इस पे हमने कोई आवेश दे दिया, माना आवेश Q1 दे दिया। तो इसमें ये नहीं है कि यहाँ पर दूसरा आवेश, यहाँ पर दूसरा आवेश, मतलब इसमें समान रूप से क्या हो, आवेश वितरित में फैले, सभी जगहों पर समान रूप से क्या हो, आवेश फैले, उसी को क्या कहते हैं, सतत आवेश। सतत में होता है मतलब निरंतर, आवेश में होता है आवेश, वितरण में होता है क्या, बंटना। ये आपको हो गया। वस्तु के आकृति के आधार पर सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, रेखीय आवेश वितरण होता है, ठीक, पृष्ठीय आवेश वितरण होता है। तो इसी प्रकार का कितने वितरण कितने आधार पर किया गया है, आधार पर के वस्तु के आकृति के आधार पर सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, रेखीय आवेश वितरण, या आप कह सकते हैं विमीय आवेश वितरण। क्या है, रेखीय आवेश वितरण या एक विमीय आवेश वितरण, ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझाने का प्रयास करूंगा। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, अभी फिर मैंने बताया हुई चीज़ें बताया था कि यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, कोई वस्तु है उसको आपने आवेश दिया, कुछ भी दे सकते हैं आवेश, दिया गया आवेश उसके एक रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो रहा है तो उसे रेखीय वितरण आवेश कहते हैं। रेखा के अनुदिश हो रहा हो मतलब उसी रेखा के जो जैसे एक रेखा है उसी रेखा के अनुदिश क्या हो रहा हो कि आवेश, मतलब यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसी उसके एक रेखा के, मतलब कोई एक रेखा है इसी के अनुदिश क्या है, एक समान रूप से क्या हो, आवेश क्या हो, वितरित में क्या हो रहा, फैल रहा हो, तो उसी रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। रेखीय आवेश वितरण में आता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या आता है प्यारे बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। अब यहाँ समझते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखिए देखिए आपको परिभाषा याद नहीं करना, आपको देखिए यहाँ पर सूत्र से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए सूत्र होता है लेमडा बराबर डी क्यू अपान डी एल। क्या होता है, ये आपका है सूक्ष्म आवेश और ये आपका है सूक्ष्म लंबाई होता है। तो रेखीय आवेश वितरण आप ऐसे कह सकते हैं ना, रेखीय आवेश वितरण बोला है, रेखीय आवेश वितरण के अंतर्गत है
तो आप कह सकते हैं रेखीय आवेश वितरण में प्रति एकांक लंबाई, अगर हम लेमडा बराबर डी क्यू अपान डी एल है, तो अगर हम डी एल बराबर क्या कर दे, एकांक बस एक कर दे, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला कि रेखीय आवेश वितरण में प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, कितनी आवेश की मात्रा, उसी को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व तो कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। यदि सूक्ष्म लंबाई dl पर आवेश की मात्रा dq हो तो लेमडा बराबर dq अपान l। यहाँ पर समझते हैं इसका मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, l का मात्रक क्या होता है, मीटर, लंबाई को किसमें आता है, मीटर। और देखिए यहाँ पर देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर, बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कूलाम का क्या होता है, L⁻⁻⁻⁰ और क्षेत्र लंबाई का होता है a। तो समझ में आ गया, इसकी बीमा मात्रक आपने समझ लिया। अब देखिए आगे बात करते हैं, आगे दूसरा आपका है। अब देखिए रेखीय आवेश वितरण में अन्य आवेश पर बल, क्या रेखीय आवेश वितरण में अन्य आवेश पर बल क्या है, तो यदि यह लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, जिसके यहाँ पर देखिए फिगर समझाता हूँ, पहले इसको एक बार पढ़ देता हूँ। यदि यह लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है, जिसके सूक्ष्म लंबाई dl पर जिस पर आवेश की मात्रा dq है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश r1 वेक्टर r1 है, तथा इसके निकट आवेश कण q1 है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r2 है, तो इस सूक्ष्म लंबाई का आवेश के कारण बल। देखिए यहाँ पर फिगर आप लोग समझ लीजिएगा, फिगर के माध्यम से आप समझ जाएंगे। देखिए क्या बोला है, यदि यल लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है। ये देखिए ये क्या है आपका, ये यल लंबाई है, ये आपका क्या है, यल लंबाई। देखिए जिसके सूक्ष्म लंबाई, ये आपका जो है यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या पॉजिटिव है, आवेश क्या है, पॉजिटिव है। ये क्या है, एक समान लंबाई एल से क्या है, जिसके सूक्ष्म लंबाई को किससे लिखते हैं, डीएल से। कोई भी चीज़ अगर सूक्ष्म लिखनी हो तो उसके आगे डी लगा देंगे तो आपका डीएल हो जाएगा। पर जिस आवेश की मात्रा, इस पर आवेश की मात्रा कितनी है, डीक्यू है। कितनी आवेश की मात्रा है, डीक्यू है। आपने क्या समझा कि यदि यल लंबाई पर एक समान रूप से, अभी हमने क्या बताया है कि सतत आवेश वितरण में क्या होता है, समान रूप से क्या होती है लंबाई। तो देखिए वही चीज़ें बोला, यल लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है, मतलब फैल रहा है, जिसके सूक्ष्म लंबाई क्या है, डीएल है। जिसका सूक्ष्म लंबाई क्या है प्यारे बच्चों, सूक्ष्म लंबाई आपका क्या है, डीएल है। और फिर उस पर आवेश की मात्रा कितनी है, डीक्यू है। जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर r1 है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश, ये स्थित सदिश क्या है, वेक्टर r1 है, तथा इसके निकट आवेशित कण क्या है, q1 है। इसके निकट आवेशित कण कौन सा है, q1 है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r2 है। इसके समझ में आ गया। यही चीज़ें क्या लिखी हुई है, यही चीज़ें भाषा में लिख दी हुई है कि यदि कोई यल लंबाई पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो रहा है, ये यल लंबाई से वितरित हो रहा है, जिसके सूक्ष्म लंबाई dl, ये आपका सूक्ष्म लंबाई dl है, इस पे आवेश की मात्रा dq है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश यहाँ पर r1 है, यहाँ पर क्या है, r1 है, तथा इसके निकट आवेशित कण क्या है, q1 है, और जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष ये मूल बिंदु है, इसके सापेक्ष सदिश क्या है, वेक्टर r2 है। तो इस सूक्ष्म लंबाई पर आवेश के कारण बल क्या हो जाएगा, ये आपका सूक्ष्म लंबाई के कारण क्या हो गया, बल। क्या पूछा, बल। तो बल पूछा तो आप एफ लिखेंगे, लेकिन सूक्ष्म बल पूछा तो डी एफ लिखेंगे, वेक्टर डी एफ, क्योंकि ये क्या बोला है, देखिए। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि अभी मैंने बताया सूत्र अभी पहले हमने निकाला था कि एफ बराबर होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू q1/q2 अपान r स्क्वायर इंटू ये है आपका, समझिएगा। तो देखिए ये आपको अभी आप बोलेंगे ये सब क्या लिखा है, क्या बोलेंगे आप, ये सब क्या लिखा है। तो यहीं पर आपने सूत्र निकाला है, कहाँ पर सूत्र निकाला है, आपने सूत्र निकाला है जो कूलाम के नियम का सदिशीय निरूपण है, उसमें आपने सूत्र निकाला है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू q1 मॉड ऑफ वेक्टर r12 का स्क्वायर इंटू r12 वेक्टर r12, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए अतः लेमडा बराबर क्या होता है, डी क्यू अपान डी एल होता है,
यहाँ से अभी मैंने पीछे बताया आपको डी क्यू अपन डी एल होता है, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, डी एल हो जाएगा। अगर आप लोगों को सूत्र का अभी मैंने तो निगमन नहीं कराया तो आगे मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोगों ये सूत्र हर जगह प्रयोग है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, जल्दी से याद हो जाएगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान Q1 मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल स्क्वायर इंटू वेक्टर R12, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ से डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये निकल गया। अब यही डी क्यू का मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर डी वेक्टर डी एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस नहीं, यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सॉरी, यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर डॉट रहता है, गुणे का चिन्ह रहता है। फिर क्या हो जाएगा, डी क्यू के स्थान पर क्या लेमडा इंटू डी एल है, लेमडा इंटू डी एल Q1 बटे वेक्टर R12 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपने भी कहा, अभी आप कहेंगे यहाँ पर वेक्टर R12 का होल क्यूब कैसे आ गया, तो यहाँ पर देखिए वेक्टर R12 का होल क्यूब होता ही है, इंटू क्या है, वेक्टर R12 कुल लंबाई के आवेश के कारण बल। तो यहाँ पर देखिए अगर कुल लंबाई के आवेश के कारण, तो इसका हम क्या करेंगे कि इसका करेंगे हम अवकलन कर देंगे। तो यार यहाँ पर देखिए इन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। इसका जो लंबाई है क्या है, L, न्यूनतम क्या है, L है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट लेमडा डी एल Q1 अपान वेक्टर R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर R12, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। यहाँ पर समझिएगा पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है। तो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी वस्तु को, कोई वस्तु अभी मैंने बताया हुई कोई वस्तु ले लीजिए, उस पर आवेश दे दें और उसका संपूर्ण पृष्ठ, मतलब ये आपका आवेश क्या है, पृष्ठ है, इसका संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो वितरित हो, तो उसे पृष्ठीय आवेश कहते हैं। अब देखिए पृष्ठीय आवेश, अब देखिए क्या है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश वितरण में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आप कुछ नहीं समझिए, कोई दिक्कत नहीं, यह सब समझिएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। यहाँ पर देखिए एक सूत्र लिखा है, क्या सूत्र लिखा है कि सिग्मा बराबर क्या लिखा, सिग्मा बराबर लिखा डी क्यू अपान डी ए, इसी की सहायता से हम निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर सूत्र क्या लिखा है, डी क्यू अपान सिग्मा बराबर क्या लिखा है, डी क्यू अपान डी ए। अगर हम डी ए बराबर क्या कर दें, ए कर दें, डी ए बराबर क्या कर दें, ए कर दें, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान क्या हो जाएगा, डी क्यू सिग्मा बराबर डी क्यू हो जाएगा। तो आपका ये आ गया। तो ये क्या हमने किया कि क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल हमने कितना किया, एक किया, तो एक में इसका होता है एकांक। तो वही चीज़ बोला पृष्ठीय आवेश वितरण में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल, वही जो हमने एकांक क्षेत्रफल किया है, पर आवेश की मात्रा, ये आवेश की मात्रा कितनी, वही हमारा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसमें सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि वस्तु के सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए पर आवेश की मात्रा क्या डी क्यू हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है डी क्यू अपान डी ए। क्यू का जो मात्रक होता है कूलाम, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आपका मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा की बात की जाए तो एल पे पावर -2 टी। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण में, वितरण के कारण अन्य आवेश पर क्या है, बल समझेंगे। यहाँ पर देखिए फिगर भी ले। यदि ए क्षेत्रफल का एक चालक जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, ये आपका एक ए क्षेत्रफल है, क्या है, ये आपका एक क्षेत्रफल एरिया है आपका। इस पे क्या हो रहा है, पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश, यहाँ पर देखिए प्लस आवेश, मतलब सभी जगहों पर क्या हो रहा है, समान रूप से आवेश क्या होता है, वितरित हो रहा है। यदि इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए, इसका ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है, ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है। इस पे आवेश की मात्रा क्या है, डी क्यू है। आवेश की मात्रा क्या है प्यारे बच्चों, डी क्यू है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष, ये आपका मूल बिंदु है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, वेक्टर R1 है। ये आपका मूल बिंदु है, ये आपका मूल बिंदु है, इसके स्थित सदिश क्या वेक्टर R1 है, तथा इसके निकट अन्य आवेशित कण क्या है, Q1 है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष वेक्टर R2 है। समझ में आ गया। इसके क्या है, निकट ये है, इसके निकट ये है। समझ में आ गया। फिगर ये भी आपका समझ आया। वही चीज़ें होती हैं जो लिखा होता है इसी फिगर आपने समझ लिया। देखिए आप ये बनाया एक्स अक्ष वाई अक्ष, अब उसके बाद में यहाँ पर एक ये ऐसा आपने बनाया, ये आपका एक सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए है, इस पर आवेश की मात्रा डी क्यू है। ये समान रूप से क्या आवेश क्षेत्रफल में वितरित है।
तो इसके निकट वेक्टर r1 है और इसके निकट आवेश q1 है, इसके निकट r2 वेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर एफ बार डी डायमेंशन मतलब डी एफ मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल अन्य आवेश पर बल पूछा था, तो बल सूक्ष्म बल वेक्टर डी एफ बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन d1। यहाँ पर देखिए डी क्यू है, क्या है डी क्यू है, और यहाँ पर आवेश क्या लिया गया है, यहाँ पर क्या लिया गया है d1 लिया गया है, क्या लिया गया है डी क्यू। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप सभी लोगों का रहेगा q1 रहेगा, क्या रहेगा q1 रहेगा, डी क्यू d1 नहीं q1 आएगा जो कि रहता है। अब यहाँ पर देखिए वेक्टर r12 का होल क्यूब, अब यहाँ पर देखिए r2 माइनस r1 है, क्या है r2 माइनस r1 है, तो देखिए उसमें r2 माइनस r1 नहीं था, यहाँ पर क्यों r2 माइनस r1 है, क्योंकि ये जो r2 है इसका जो विस्थापन सदिश कितना होगा r2 माइनस r1 होगा, विस्थापन सदिश कितना हो गया भाई r21 माइनस r1 होगा ना, तो ये चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर हमने बताया था कि सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए होता है, सिग्मा बराबर डी क्यू अपॉन डी ए होता है, तो डी क्यू बराबर सिग्मा इंटू डी ए हो जाएगा। यहाँ से इस पर जो सिग्मा डी क्यू का मान है पुटअप कर देंगे, तो डी एफ बराबर हो जाए 1/4 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए डी क्यू के स्थान पर हमने क्या रखा सिग्मा डी ए रख दिया q1, ये चीज़ जो है हमने उतार दिया। कुल पृष्ठ पर आवेश कुल पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण बल पूछे तो आप लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए इसका जो केवल किसका अवकलन होगा q1 का अवकलन होगा, और पान क्या होगा सॉरी यहाँ पर देखिए आपका q1 का अवकलन नहीं होगा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा अवकलन नहीं होगा। सॉरी देखिए ये उल्टा हमने बता दिया, q1 का और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का अवकलन होगा और इसका अवकलन नहीं होगा, तो हमने इसको अंदर रख दिया। यही क्या कुल पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण क्या आपका बल है। समझ में आ गया? नो डाउट, कोई भी डाउट होता पूछ लीजिएगा। फिर से देखिए ये जो आपका क्या किया गया है, जब भी आपको तीनों चीज़ों में जब भी आपको पूछे कि कुल पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के कारण बल, तो ये चीज़ें आप लिखेंगे, इसका अवकलन निकालेंगे तो q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका अवकलन निकलेगा, इसका अवकलन नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? अब देखिए तीसरा आयतन आवेश वितरण क्या होता है। किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से, कोई आपका आयतन है, क्या है आपका, ये आपका है, इसमें ये वस्तु है, इस पर दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन एक समान रूप से क्या हो, इसमें सभी एक समान रूप से फैले हों, तो उससे हम क्या कहते हैं आयतन आवेश वितरण। देखिए आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ आयतन आवेश वितरण होता है, तो आयतन में से होता है किसी वस्तु को पर दिया गया वहाँ पे जो सभी आयतन में क्या हो एक समान रूप से आवेश क्या हो फैला हो। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में एक समान रूप से फैला हो, तो जिस चीज़ की बात की जाए उसमें एक समान रूप से क्या होना चाहिए आवेश फैला होना चाहिए, या ये आप करने का ट्रिक है। अब बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आयतन आवेश वितरण हो गया, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो आयतन आवेश वितरण वस्तु के प्रति एकांक। अब इसको भी मैं समझा देता हूँ कैसे क्या करेंगे, जैसे वो दोनों आपने किया वैसे इसको भी करेंगे। यहाँ पर देखिए आपका एक सूत्र है घनत्व डी क्यू अपान क्या है आयतन दिया है डी बी। अगर यहाँ पर हम घनत्व बराबर यहाँ पर डी बी बराबर अगर हम एक कर दें तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा। तो देखिए ऐसे बना आयतन आवेश वितरण वस्तु के प्रति एकांक आयतन। सो क्या समझा आपने कि आयतन आवेश वितरण वस्तु के प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या समझा आपने कि आयतन आवेश वितरण वस्तु के प्रति एकांक आयतन हो और उसमें जो आवेश की मात्रा होती है वही आपका क्या होता है आयतन आवेश घनत्व होता है। समझ में आ गया अच्छे से? इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे रो घनत्व से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं रो, क्या कहते हैं रो। यदि वस्तु के सूक्ष्म विस्थापन सूक्ष्म आयतन dB में आवेश की मात्रा dQ हो तो आयतन आवेश घनत्व। ये चीज़ हमने बता दिया, वही चीज़ें फार्मूला में लिखा है कि रो बराबर dQ/dB। और देखिए इसका जो मात्रक होता है कुलाम होता है, आयतन का क्या होता है क्यूब मीटर क्यूब होता है, तो कुलाम प्रति मीटर क्यूब SI पद्धति में बीमा हो जाएगी L/3 और उसके बाद टी ये हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर है, ये नीचे रहेगा तो L/3 ऊपर जाएगा तो L/-3 हो जाएगा, क्योंकि होता है टी ये होता है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं आयतन आवेश के कारण आयतन आवेश वितरण में अन्य आवेश पर बल। इसमें देखिए उन सभी में क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल लगाया, लंबाई था तो लंबाई लगाया। अब इसमें क्या आयतन है तो हमने क्या किया है आयतन बना दिया। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, उसी तरह लिखा, देखिए हमने वो चीज़ें लिखी नहीं हुई है। आप क्या लिखेंगे कि आप वही चीज़ें लिख देंगे, वही चीज़ें लिख देंगे कि यदि बी आयतन का एक चालक जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, यदि इसके सूक्ष्म क्या है विस्थापन dB
पर आवेश की मात्रा dq है, जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r1 है तथा इसके निकट अन्य आवेशित कण q1 है और मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश क्या है, वेक्टर r2 है। तो देखिए जो चीजें 5 लाइन 6 लाइन लिखना होता है, अगर आपको आता तो लिखिए, वो आपका महत्वपूर्ण नहीं, वो आपका बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, नंबर नहीं देगा। बोर्ड परीक्षा में नंबर आपका ये मेन क्या है, डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन आना चाहिए, वो आप तो लिख सकते हैं। ये आपने दर्शा दिया, आपने फिगर बना दिया, तो वैसे आपको मालूम हो गया। तो वही चीज़ें आपको बता दिया हूँ कि ये आपका एक्स है, वाई है, ये आपका ए क्या है, ए बी, ये एक प्रकार का क्या है, बी आयतन है, इसके अंदर क्या है, समान रूप से आवेश है, इसका जो सूक्ष्म जो आयतन है वो डी है, इस पर आवेश की मात्रा डी है, इसका जो स्थित सदिश वेक्टर r1 है, या फिर इसके निकट आवेश q1 है, इसका स्थित सदिश क्या वेक्टर r2 है। फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, डी एफ सूक्ष्म आवेश के कारण q1 आवेश पर बल, q1 आवेश पर बल, डी एफ वेक्टर डी एफ बराबर डी क्यू अपन q1 वेक्टर r12 का वेक्टर r12 का होल क्यूब वेक्टर r2 माइनस r1। तो देखिए आपने क्या समझा, तो ये वेक्टर r2 हो गया, अब वेक्टर r1 हो गया, ये क्या विस्थापन है, तो r2 में से वेक्टर r2 में से r2 में 1 घटा दिया हमने। ये चीज़ें अभी मैंने इसके पहले वाले में भी बताया था, इसके अभी मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग अगर एक बार इसको याद कर लेते, याद भी कर लेना, तो जैसे आपको थोड़ा बहुत डेरिवेशन में भूल जाते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा तुरंत आप लिख देंगे, रटना भी नहीं पड़ेगा। तो आप लोग अगर याद कर लेते तो और भी अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए रो बराबर डी क्यू बान डी बी हमने ऊपर निकाला था, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू डी बी। अब इसी में मान में रख देंगे, यहाँ पर डी क्यू के स्थान पर, यहाँ पर क्या था, डी क्यू का स्थान था, डी क्यू के स्थान पर क्या हमने रखा, रो डी बी रखा, ये चीज़ हमने उतार दिया। अब कुल आयतन पर उपस्थित आवेश के कारण बल पूछे तो आप क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे। अवकलन करेंगे तो बाहर क्या आएगा, Q1 आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और सब क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, कोई डाउट, नो डाउट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कूलाम के नियम का सदिशीय निरूपण क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर समझिए कूलाम के नियम का सदिशीय निरूपण, ये आपका देखिए सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। ये आपका देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका एक्स है, ये आपका क्या है, वाई है। समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए ये आपका वेक्टर r2 है और ये आपका वेक्टर क्या है, r1 है। अगर ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, तो विस्थापन की बात कीजिए, विस्थापन है ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या r12 है, तो विस्थापन ए बी बराबर r12 हो जाएगा। अगर इसमें लिखना चाहे तो r2 माइनस क्या हो जाएगा, r1। ये आपका थोड़ा काम देगा, तो इसीलिए आप लोग इसको याद रखिएगा, हमने बता दिया है। देखिए कण ए द्वारा बी पर लगने वाला बल, ये जो ए है ना, इससे इस कण से इस कण पर लगने वाला बल, तो इससे इस कण पर, इससे इस कण से इस कण पर लगने वाला क्या है, बल है। तो देखिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि जब कहीं पर भी आपको क्या हो, r12 दिया हो तो हमेशा f पर f21 होगा। अगर यहाँ पर r21 दिया हो तो यहाँ पर f12 होगा। अगर आप इसको ना लिखें तब भी आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे, आपने एक सूत्र क्या पढ़ा है, आपने एक सूत्र पढ़ा है कूलाम के नियम में, आपने एक सूत्र पढ़ा कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r²। ये चीज़ें आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ा आपने, बिल्कुल पढ़ा है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर F21 दिया, जिसे इसका नाम दिया गया है ना। जैसे यहाँ पर दो बल कार्य करें, एक ए कण बी पर कार्य कर रहा है, एक कण ए बी पर कण ए द्वारा बी पर बल कार्य कर रहा है, और कण बी द्वारा ए पर बल कार्य कर रहा है। तो माना कि कण ए द्वारा बी पर लगने वाला बल F21 है, क्या है, यहाँ इसे आप लिख भी सकते हैं कि कण ए द्वारा बी पर लगने वाला बल F21 है। तो F21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1/Q2। अब देखिए सदिशीय निरूपण कहा है, तो आप ये नहीं है कि r² कर देंगे, क्या है, आप r² नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सदिशीय निरूपण है। यहाँ पर देखिए वेक्टर r12 लिया गया है, तो वेक्टर r12 हमने ले लिया है, r का स्क्वायर रहता तो r का स्क्वायर हमने लगा दिया है, जो कि कूलाम के नियम ने हमने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, ये आप हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये देखिए बल क्या होता है, परिमाण एवं दिशा को निरूपण करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है ना। तो परिमाण तो मिला, तो ये क्या आपका दिशा है, वेक्टर कैप r12 क्या है, दिशा है। और देखिए मैं आपको एक सूत्र बता देता हूँ, आपने क्या पढ़ा था कि r कैप बराबर क्या पढ़ा था आपने, वेक्टर, देखिए
आपने एन कैप बराबर पढ़ा था, आपने एन कैप बराबर 11 में आपने पढ़ा था, एन कैप बराबर आपने पढ़ा था कि वेक्टर एन अपान मॉड ऑफ वेक्टर एन। ये चीज़ें आपने पढ़ी थी, हाँ सही है, ये चीज़ें आपने पढ़ा था। इसके स्थान पर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? आप लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो वही चीज़ें एन के स्थान पर आर रख दिया गया। तो ऐसे करिए, आप यहाँ पर एन की जगह पर आर कर दीजिए और यहाँ पर आर कर दीजिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये R12 का कैप है, तो यहाँ पर देखिए R12 का कैप है, तो यहाँ पर R12 लगा दीजिए, R12 लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ें है ना, R12 बराबर R12 वेक्टर R12 मॉड ऑफ R12। तो ये चीज़ें लिखा है कि नहीं लिखा? वही चीज़ें आपको लिखा है कि नहीं लिखा? यहाँ पर लिखा हुआ है। कैसे आया? तो अभी मैंने बता दिया कि कैसे आया है। आपने पढ़ा था वेक्टर R बराबर आर कैप बराबर होता है वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है वेक्टर R12 के स्थान पर। अब देखिए ये F21, ये क्या है? F21 है। क्या है? F21 है बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर R12 का होल स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि आपने कूलॉम के नियम का सूत्र पढ़ा है, आर स्क्वायर होता तो होल स्क्वायर लगाए गुड़े। अब आर ये जो इसका स्थान, इसका जो क्या है R12 का कैप है, तो R12 के कैप का मान इतना आया। कितना आया? इतना आया है। तो इसके स्थान पर हम इतना लिख देंगे। तो ये चीज़ें हमने लिखा वेक्टर R12 अपान मोड ऑफ वेक्टर R12 कैप मोड वेक्टर R12 मोड लगा, केवल ये यहीं पर नीचे लगा, बटे के नीचे मोड। अब ये क्या हुआ यहाँ पर आगे समझिएगा, वेक्टर F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब ये यहाँ पर देखिए वेक्टर R12 है, वेक्टर R12 है तो होल स्क्वायर है और ये एक है, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, इंटू क्या बचा? वेक्टर R12 बचा। इतना तो क्लियर होगा। यही आपका क्या है? कूलॉम के नियम का सदिशीय निरूपण है। बस थोड़ा और जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ आगे। अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या आया? वेक्टर R12 आया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, देखिए अच्छे से समझाऊँगा। क्या F21 वेक्टर F21 बराबर क्या लिखा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 का क्यूब इंटू क्या लिखा है? R12। ये चीज़ें लिखा है यहाँ पर, लिखा कि नहीं लिखा? लिखा। अब वेक्टर R12 का मान क्या? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर R12 का होल क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये चीज़ें लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? ये कण A द्वारा B पर लगने वाला बल। अब देखिए ऐसे कण B द्वारा A पर बलने वाला कण B द्वारा A पर लगने वाला बल। तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर क्या कर देंगे? F12 कर देंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? F12 तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान Q2 हो जाएगा। यहाँ पर जो अब यहाँ पर क्या था? 12 था तो 12 था तो 21 लिख देंगे क्यूब इंटू R2 माइनस R1 है तो R1 माइनस R2 कर देंगे, समझ में आ गया? ये क्या है? कण B द्वारा A पर लगने वाला बल, यानी BA दिशा में। क्या है? BA दिशा में। सब क्लियर हो गया? आप लोगों को समझ में आ गया? ये देखिए और मैं लिखा यहाँ पर लिखा है F21 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसका मान रख दिया गया है। अब फिर लिखेंगे कण B द्वारा A पर लगने वाला बल, तो F12 1/4 एप्सिलॉन नॉट बदल देंगे, BA की दिशा में हो गया। ये आपका क्या हो गया? कूलॉम के नियम का सदिशीय निरूपण। इस लेक्चर नंबर 3 में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। उसके बाद में आप सभी लोगों को बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत आवेश की क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इन सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर देखिएगा सभी चीज़ों को बताऊँगा, डिटेल में बताऊँगा। तो करना क्या, इस वीडियो को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना है और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पे देखिए अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्लास 12 के लिए आपको चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सारी चीज़ों की तैयारी कराई जाती है, चाहे आप क्लास 10 में भी पढ़ते हो। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो प्यारे बच्चे विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत इलेक्ट्रिक में से होता है विद्युत, फील्ड में से होता है क्षेत्र। किसी आवेशित कणों के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक
अन्य आवेशित कण उसके प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। देखिए कोई किसी आवेशित कण, मान लीजिए ये आवेशित कण क्यों है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिस पर किसी, मान लीजिए इस ये कोई आपका आवेश है, आवेशित कण, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर कोई आवेशित कण ला रहे, कोई आवेशित कण ला रहे, तो इसके प्रभाव का वर्णन कर सके तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए फिर बच्चे, प्यारे बच्चों, बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निस्वक्र रेखा होती है जिस पृथ्वीकृत स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गतिमान होता है। मतलब कोई भी रेखा, कोई भी, जैसे आप कहते नहीं क्यू आवेश हमने ले लिया, तो विद्युत बल रेखाएं मतलब जैसे आपने क्यू आवेश लिया, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश ले लिया, इस पे जो रेखाएं देखिए ऐसे, जब यहाँ पर हमने क्यू ले लिया, इस पे ऐसे रेखाएं जाएगी, इस पे ऐसे रेखाएं, फिर रेखाएं जाएंगी, फिर रेखाएं आएंगी, तो ये क्या विद्युत बल रेखाएं, यानी विद्युत बल रेखाएं विद्युतीय क्षेत्र में खींची गई, कोई विद्युत क्षेत्र ले लिया उसके में खींची गई काल्पनिक रेखा निस्वक्र रेखा होती है जिस पर पृथ्वीकृत स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश गतिमान होता है। आगे समझते हैं, यहाँ पर देखिए आ गया विद्युत बल रेखाओं के गुण। ये विद्युत बल रेखाएं जो हमने समझाया उसके गुण देखिए, विद्युत बल रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं के गुण। पहला गुण आपका प्यारे बच्चों की विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है अतः खुला वक्र बनाती है। आपसे कोई पूछे कि विद्युत बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती, बंद खुला कैसी, तो आप क्या कहेंगे, खुला वक्र बनाती है, प्लस से निकलती है और माइनस की ओर, यानी धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ये रहा आपका पहला गुण। दूसरा गुण यहाँ पर देखिएगा, दूसरा गुण यह है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु से खींची गई स्पष्ट विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखिए कोई हमने मान लिया कि विद्युत क्या है, ये विद्युत बल रेखा है कि किसी बिंदु, माना बिंदु ये है, बिंदु ए के मान लिया ये बिंदु क्या है, F2 वेक्टर F2, और ये क्या बिंदु F1 है। तो इससे खींची गई रेखा क्या कहती है, इससे खींची गई रेखा जो होती है विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, कि मतलब किस विद्युत क्षेत्र इसकी दिशा क्या होगी, उसी चीज को क्या करती है, प्रदर्शित करती है, मतलब दिखाती है। तीसरा गुण यहाँ पर देखिएगा, तीसरा गुण आपसे भी लोगों का है कि विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रदर्शित नहीं करते। क्या होती है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि प्रतिच्छेद से दो विद्युत क्षेत्र की दिशा निरूपित होगी जो कि असंभव है। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब काटते नहीं। मतलब जैसे देखिए आपने क्या हुआ कि एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु है, ये एक रेखा है, ये दोनों जो रेखाएं होंगी एक दूसरे को कभी काटेंगे ही नहीं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है इसे दो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, मतलब आप कोई भी चीजें ले ले तो उसमें विद्युतीय क्षेत्र की दिशा कितनी होती है, एक ही दिशा उत्पन्न होगी ना। तो उसी प्रकार अगर हम दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगे, काट देंगे, तो उसमें दो दिशाएं उत्पन्न होंगी जो कि असंभव है, संभव तो है नहीं। अब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा आप कहा कि जहां पर विद्युतीय बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां प्रबल विद्युतीय क्षेत्र को, तथा जहां पर रेखाएं दूर दूर होती हैं वह दुर्बल विद्युतीय क्षेत्र को स्थित प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये आपका जो है, अगर ये देखिए ये क्या है, पास पास है, बल रेखाएं पास पास है, तो ये क्या है, इसके जो बीच की दिशा होगी वो क्या होगी, मजबूत। जैसे देखिए कोई आप, जैसे एक आपका दो भाई है, क्या है, दो भाई है, आप अकेले हैं, आप दो भाई साथ में रहते हैं, कोई आपसे लड़ेगा तो दूसरे वाला भी मारेगा, मतलब क्या, आप प्रबल है, मजबूत है। और वही भाई एक आप यहाँ कहीं पर रहे, वो आपका शहर में रहे, तो आप उतना मजबूत नहीं रहेगा जितना कि आपके पास से रहने। तो वही चीजें होती है कि जो जब पास पास होते हैं, क्या होते हैं, जब पास पास होते हैं तो प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होते हैं, तथा जब दूर दूर होती हैं तो वह दुर्बल हो जाती है। वो इसी प्रकार देखिए, जैसे भाई जब साथ में होता है तो क्या होता है, प्रबल, आप अपने आप को ताकत महसूस करते हैं, लेकिन वही जब दूर हो जाता है तो आपको क्या कहते हैं कि वो दूर दूर हो गया, जिससे आप क्या कहते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, मतलब आप कमजोर हो जाते हैं। समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट आपका है, यदि विद्युतीय बल रेखाएं समान व समांतर हो तो वह एक समान विद्युतीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। मतलब जब समान होंगे तो क्या करेंगे, एक समान विद्युतीय क्षेत्र को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ये 5 हेडिंग आप लिख देंगे, 3 से 5 हेडिंग, 3 से 5 पॉइंट पूछता है जो कि 3 नंबर में रहता है, तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आइए आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक आकर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर देखिए लिखा विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। समझते हैं विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती क्या। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपको कुछ नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा ना, बस मैं हूँ, समझ लो कैसे समझना। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए एक सूत्र है, इसी सूत्र इसके साथ से E बराबर F/Q0 विद्युतीय क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले
इसका जो आवेश है देखिए ई बराबर, ई जो है आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ई बराबर है एफ अपान क्यू नॉट है। अगर हम क्यू नॉट का मान क्या कर दें, 1 कर दें, तो ई बराबर एफ हो जाएगा। अर्थात ये चीज लिखा है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले क्या है, विद्युतीय बल। क्या है, लगने वाले एफ को क्या कहते हैं, विद्युतीय बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट है, अगर क्यू नॉट के स्थान पर 1 रख दे तो ई बराबर एफ हो जाएगा। अतः विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक, एक हो गया ना, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ आ गया। सूत्र की बात की जाए तो ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। सदिश रूप की बात की जाए तो आप वेक्टर लगा देंगे, हो जाएगा सदिश रूप। मात्रक की बात करें तो एफ का होता है न्यूटन और इसका होता है आवेश का होता है कूलाम। राशि की बात की जाए तो ये सदिश राशि है। डायमेंशन फार्मूला की बात की जाए तो LT पावर -3 A पावर -1। समझ में आ गया। ये रहा आपका क्या, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए आप समझते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कोई जैसे वहां पर क्या था, बिंदु आवेश की तीव्रता। अब यहाँ पर देखिए विद्युत आवेश की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, मतलब किसी एक बिंदु आवेश के लिए, मतलब किसी एक बिंदु है क्यू, इसके आवेश के लिए इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी क्या होगी। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर माना कि इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, इससे आपको कोई भी नंबर नहीं मिलता। बस हाँ यही रहता है कि आप जब फिगर की माध्यम से सहायता से बिंदु माना एक आवेश क्यू जो ओ पर स्थित है, एक क्यू है जो क्या ओ पर स्थित है, इसकी दूरी क्या है, आर है। पर पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू ज्ञात करनी है। पी पर बिंदु, पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु पी पर स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो तो दोनों आवेशित कणों के बीच लगने वाला क्या ज्ञात करना है, विद्युतीय बल क्या। इसको आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप फिगर की भाषा है इसको समझ सकते हैं। तो देखिए हमारा जो कूलॉम के नियम का सूत्र F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये आपको देखिए हमने बताया था आप सभी लोगों को। तो कूलॉम के नियम ने आप सभी लोगों ने पढ़ा था, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1। यहाँ पर देखिए प्रारंभिक आवेश Q1 और अंतिम आवेश Q2। तो पहला आवेश Q1 है और Q नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखिए तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने आप लोगों ने मतलब हमने क्या पढ़ाया आप सभी लोगों को कि ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट होता है। अब देखिए तो ये एफ का मान रखने पर यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर यहाँ से निकालेंगे तो एफ बराबर एफ का मान रखने पर एफ का मान यहीं पर रख देंगे तो ई बराबर हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा क्यू नॉट। समझ आ गया। एफ का मान रखने पर एफ बराबर अगर हम रखें, फिर एफ का मान हमने रखा तो 1/4 एप्सिलॉन Q1 क्यू नॉट आर स्क्वायर अपान क्यू नॉट, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 आर स्क्वायर। क्यू नॉट से क्या हो गया, क्यू नॉट कट गया। यहाँ पर आप लोगों ने क्या समझा, ये चीज़ें आप यहाँ तो देखिए, यहाँ पर था एफ बराबर इतना था, इतना हमने लिख दिया। किसका मान रखना है, हमें एफ का मान रखना है, एफ का मान हमने रख दिया क्यू नॉट, तो ये ई बराबर आ जाएगा यहाँ पर ई, एफ बराबर ई इंटू क्यू, तो ई यहाँ पर हो गया, क्यू का मान यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो बचा क्या, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट होना भी दीजिए। देखिए यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर अगर 1 मान ले, के बराबर यहाँ पर हमने 1 माना तभी तो के का मान हट गया, तो ई बराबर यहाँ पर के रहेगा, क्या रहेगा, के रहेगा यहाँ पर के हट जाएगा। ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान आर स्क्वायर। ये था आपका क्या था, बिंदु आवेश के लिए, मतलब किसी एक बिंदु आवेश के लिए जो था आपका क्या था, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता थी। अब आगे आप लोग बात करते हैं विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, क्या होता है विद्युतीय द्विध्रुव। देखिए विद्युतीय द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर होते हैं। देखिए कोई मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका ये है विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण, मतलब इसका जो परिमाण हो समान हो परंतु विपरीत प्रकृति की, मतलब यहाँ पर Q1 प्लस आवेश हो, यहाँ पर क्या हो माइनस आवेश हो। प्रकृति के आवेश जो है समान हो, असमान प्रकृति के आवेश परिमाण के परंतु जैसे दिशा जो समान परंतु विपरीत प्रकृति के, मतलब प्लस माइनस हो। अल्प दूरी मतलब बहुत ही कम दूरियों पर हो, क्या हो कम दूरी पर, मतलब इन दोनों की दूरियां बहुत ही कम हो, तो उसे क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई आपसे पूछ ले विद्युत द्विध्रुव क्या होता है तो आप ऐसे बोलेंगे
कि विद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आगे बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? अगला आपका विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक सिरे का आवेश का परिमाण तथा इसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मैं जल्दी बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। देखिए मैं समझा देता हूँ आप सभी लोगों को। देखिए क्या है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक सिरे पर, ये आपका क्या है, ये आपको कुछ है समझ लीजिए यार, कुछ है। एक सिरे का आवेश Q का परिमाण तथा इसके एक सिरे का आवेश हो गया और इसके एक सिरे का परिमाण हो गया तथा इसके प्रभावकारी लंबाई 2L के गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। यदि AB विद्युत द्विध्रुव, ये AB विद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस Q आवेश है और इधर क्या माइनस Q आवेश से बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या 2L है, जो कि हमने समझा दिया। अतः P बराबर हो जाएगा 2L क्या प्रभावकारी लंबाई, आवेश जो है प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, तो उसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। ये आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के किसी एक बिंदु का आवेश परिमाण तथा उसके प्रभावकारी लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। मात्रक की बात की जाए तो सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। ऐसा ही पद्धति डायमेंशन फॉर्मूला LTA होता है, राशि सदिश होती है। दिशा जो होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है, P बराबर Q इंटू R भी होता है। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित 3 स्थितियों पर ज्ञात किया जाता है। देखिए 3 स्थितियों पर होता है। पहला होता है अक्षीय, दूसरा होता है निरक्षीय, तीसरा होता है अन्य बिंदु पर, अन्य बल। तो देखिए 2 ही आता है बोर्ड परीक्षा में, एक आता है आप लोगों का अक्षीय, दूसरा आता है निरक्षीय। तो मैं अक्षीय को बताऊंगा, निरक्षीय को बताऊंगा, जो तीसरा उसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में अक्षीय और निरक्षीय ही पूछता है। शायद अब की बार कट भी गया है। यहाँ पर समझिएगा कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। ये जो आपका ये है, यहाँ से देख लीजिए, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका AB है, ये आपका विद्युत जिसके मध्य O है, जिसके मध्य क्या है, ये आपका इसके मध्य क्या O है, से अक्षीय स्थिति दूरी R है। अक्षीय स्थिति दूरी कितनी है? R है। R दूरी पर बिंदु M, R दूरी पर जो है, इसकी R दूरी पर क्या है, बिंदु M है। क्या है? बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब जो ये बिंदु है नहीं, इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए अगर ये AB है, पूरी दूरी R है, ये दूरी L है। देखिए आप देखिएगा, ये दूरी पूरी इतनी दूरी कितना है, 2L है। तो ये भी L होगा, तो ये भी L है कि नहीं? ये L है तो ये L है, और ये पूरी दूरी R है, तो इतनी की दूरी जो हो जाएगी R माइनस L होगा कि नहीं होगा? मतलब समझिएगा कि जो अभी मैंने प्रभावकारी लंबाई में समझाया कि 2L होता है, 2L होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो ये पूरा कितना है, 2L है। तो अर्थात इतना से इतना L और इतना से इतना L होगा, तो L इतना होगा, L इतना होगा, ये दूरी R होगी, ये पूरी दूरी क्या होगी, R होगी। तो इतनी दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L होगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा। ये AB है, ये AP है। ज्ञात क्या करना है, M पर विद्युत, इस पर हमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? सबसे पहले हम इस पे निकालेंगे, कहाँ, प्लस Q पर निकालेंगे, फिर उसके बाद में माइनस Q पर निकालेंगे। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस Q आवेश के कारण M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो EA बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट कूलम का नियम आपने पढ़ा के अपान Q। ये आवेश कितना है, Q है। क्या किस पे निकाल, प्लस पे निकालना है, तो Q हो गया बटे R का मान इस यहाँ पर कितना दिया, R माइनस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब बात करते हैं माइनस Q आवेश के कारण M बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो ये EA था, ये EA था। अब की बार क्या है, EB है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R प्लस L। अब देखिए ये पूरा कितना R है, ये इतना R है, इतना L है, तो इसका जो होगा तो R प्लस L नहीं होगा, यहाँ 1 नहीं रहेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा, क्योंकि इधर क्या है आर माइनस एल है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। माइनस क्यों आवेश के कारण है, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए ई ए का निकल गया, ई बी का निकल गया, अतः हम क्या करेंगे, परिणामी बल जो हमें निकालना था एम पर, एम के लिए तो ई बराबर ई ए प्लस ई बी दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा निकल आएगा अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए अतः विद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी बल जो होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ई बराबर क्या हो जाएगी, ई ए प्लस ई बी हो जाएगी। अतः ई बराबर ई ए का मान आया 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और ई बी का मान आया -1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू के बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो ये इतना क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्यू यहाँ पर देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, एक बचा, क्यू भी तो कॉमन है भाई, 4 एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, यहाँ पर दोनों में के है तो क्यू है, तो क्यू भी कॉमन हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर देखिए, बचा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में हो जाएगा देखिए इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, आपको अब इसको भी ना आए तो भाई बेकार है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर बटे इन दोनों का गुणा करेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। इतना तो कॉमन है, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं। ये अब क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पर देखिएगा समझिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB होता है ना, तो यहाँ पर क्या लगा, माइनस लगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। देखिए समझिएगा, अच्छे समझिएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। जब तक जयशंकर चौहान है तब तक डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आर माइनस एल का होल स्क्वायर हमने लिया, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL ये तो होता है, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस है, तो माइनस का जब गुणा करेंगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, देख लीजिएगा, ठीक। प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर दोनों कैंसिल, बचा का ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 4, यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 4L उसके बाद में क्या बचा, Q। समझ में आ गया। अब आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया, आर स्क्वायर माइनस एल का एल स्क्वायर, ये देखिए आर से आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2RL 2 दूना 2 4RL हो गया। यहाँ पर क्या था, 1 था, यहाँ पर क्या था, Q था, तो इसके साथ एक गुणा हो गया तो 4RL Q। समझ में आ गया। इससे दोनों कैंसिल, 2RL तो कितना हो गया, 4RL, Q का गुणा करेंगे तो 4QRL इंटू Q, तो ये चीज़ें लिखी हुई है। अब हम जानते हैं कि देखिए अब यहाँ पर देखिएगा, इतना अच्छा सारी चीज़ों की समझ में गया। जानते हैं P बराबर 2L इंटू क्या होता है, Q होता है, Q बराबर हो जाएगा P/2L हो जाएगा। सब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अगर Q बराबर निकाले तो P/2L हो जाएगा। समझ में आ गया। E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2RP, ये कहाँ से आया, अब देखिए कहाँ से, ये क्या है P। अब देखिए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, 4 किसके स्थान पर हमें Q का मान रखिए, 4πRL, ये चीज़ें लिखा, पाई नहीं 4RL है, Q का मान हम क्या रखेंगे, P/2L रखेंगे। अपान क्या है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 2 बचा क्या, 2RP तो बचा बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बचा। यही चीज़ें तो लिखी हुई है, समझ आ गया। अब देखिए R की अपेक्षा ये बहुत छोटा, R भी छोटा लेकिन इसकी अपेक्षा ये और भी ज़्यादा छोटा है। अतः जब कोई चीज़ ज़्यादा छोटा होता है तो उसका भी वर्ग करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। अतः क्या करेंगे, L स्क्वायर की अपेक्षा R बहुत छोटा, लगभग नगण्य के बराबर, मतलब शून्य के बराबर। तो L को हम हटा देंगे, E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के 2RP अपान क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर है तो R का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर तो R पे पावर 4 हो जाएगा। समझ आ गया। 4R है, एक R इधर कट जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेगा, R पे पावर 3 बचेगा। तो E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/R3। इफ है, यहाँ पर इफ रहेगा, इफ है, इफ के बराबर 1, अगर वायु हो या निर्वात हो तो के का मान 1 रख लेंगे, तो यहाँ पर E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P/R3 हो जाएगा। समझ में आ गया। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट होता है जरूर पूछिएगा मेरे भाई, क्योंकि आपके डाउट के लिए ही हम खड़े हैं, हमेशा सदैव तत्पर आप सभी लोगों के लिए। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति पर।
निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए अगला कि विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका क्या यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है, मतलब मान लीजिए ए बी क्या है, ए बी क्या आपका विद्युत द्विध्रुव है, ए बी क्या विद्युत द्विध्रुव है जिसके निरक्षीय स्थिति में ओ से आर दूरी, ये भाई साहब ओ से आर दूरी, ठीक। पी पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पी पर हमने क्या करना है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्यू आवेश के कारण बिंदु आवेश पर पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार माइनस क्यू आवेश पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। समझिएगा इधर यहाँ पर क्या बोला, माना ए बी हो गया विद्युत ध्रुव है जिसके निरक्षीय स्थिति ओ से आर दूरी, इसका जो दूरी है ओ है और आर है, ये ओ से आर दूरी जो है ओ यहाँ से ओ से आर दूरी। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बिंदु पी है जिसका हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए ऊपर है ये देखिए अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये क्या होगा, साइन थीटा हो गया, यानी एफ ए साइन थीटा हो जाएगा। इधर जाएगा क्या हो जाएगा, लंबटे अधर, ये एफ ए कोस थीटा हो जाएगा। इस पर जो बल लगे एफ ए कोस थीटा, ऊपर जो लगे एफ ए साइन थीटा, इधर जो लगेगा एफ बी कोस थीटा। इसका जो दूरी है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका दूरी है जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ये बराबर हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर एल स्क्वायर। कहाँ से आया, यहाँ से आया, कहाँ से आया, इधर से आया, समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र ई ए व ई बी के ऊर्ध्वाधर घटक ई ए साइन थीटा तथा ई बी साइन थीटा है। ई ए साइन थीटा जो हमने बताया, ई बी साइन थीटा जो हमने बताया है, परिमाण में समान परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। इसका परिमाणी बल 0 होगा। साइन थीटा साइन 90 का, देखिए साइन 0 का मान कितना आता है, 0। समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाए, अतः इनका परिणामी जो होगा 0 होगा, जबकि इसके क्षैतिज घटक एफ ए कोस थीटा या बी कोस थीटा एक ही दिशा में है, तो उसकी देखिए दिशा क्या थी, विपरीत थी, तो उसका परिणामी 0 होगा। ये क्या दिशा एक ही में है, तो इसका जो होगा वो 0 नहीं होगा। अतः विद्युत बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा ई ए कोस थीटा ई बी कोस थीटा। यहाँ पर जो हमने बताया है, इधर जो बल लग रहा है ई ए कोस थीटा और इधर जो लग रहा है ई बी कोस थीटा। समझ आ गया। ई ए कोस थीटा का मान इधर देखिए और ई बी कोस थीटा का मान इधर देखिए, दोनों का है ना, दोनों यहाँ लिख लिए हमने, जोड़ेंगे इन दोनों में, ये दोनों कॉमन है, दोनों को हमने कॉमन किया। Q प्लस देखिए इसका हर बराबर इसका हर बराबर है, तो 2Q अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कॉस थीटा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉस थीटा इधर हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या हम जानते हैं, थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर एल अपान क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पर देखिएगा कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा साइन थीटा कॉस थीटा। लाल बटे काका के हिसाब से क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा आपने लाल बटे काका पढ़ा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसका कितना है, आधार कितना है, एल है, ये क्या है, ये आपका आधार है। कर्ण कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, कॉस थीटा बराबर एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर 2Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा के मान पे इसको हम उठा के रख देंगे। समझ में आ गया। अब ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ब्रैकेट का हमने क्या मान, सॉरी जो हमने रखा था अंडर रूट में था उसका मान लिख दिया। समझ में आ गया। अब देखिए एल की अपेक्षा आर बहुत छोटा आता है, इसका जो स्क्वायर होगा और छोटा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, नगड़ मान लेते हैं। P बराबर 2L इंटू क्यू होता है। समझ आ गया। P बराबर क्या होता है, 2L इंटू क्यू होता है। अतः ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन के P, ये तो खत्म हो गया, इसकी कहानी खत्म होगी। आर स्क्वायर P के स्थान पर देखिए P का मान यहाँ पर रखा हुआ है 2L इंटू क्यू। यहाँ पर देखिएगा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, 2L इंटू क्यू है। यहाँ पर जो 2L इंटू क्यू आप लोगों ने देखा, इधर देखिए 2L इंटू क्यू देखा, उसके स्थान पर क्या हो गया, P हो गया। आर स्क्वायर प्लस 3/2। तो यहाँ पर देखिए ये बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी आर के एल के
आर के पीछे एल बहुत छोटा है, अतः आर क्यूब हो जाएगा। 3/2 है भाई साहब, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 प्लस 3 7/2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर हम निर्वात वायु या निर्वात के लिए बोले तो इफ देन तब हो जाएगा 1/4। यहाँ पर वायु या निर्वात के बोले तो के का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर के हट जाएगा P/r³। इतना समझ में आ गया। ये था आपका निरक्षीय स्थिति। अब समझते हैं आप सभी लोगों के लिए एक और बेहतरीन टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है। एक समान विद्युत मतलब आगे समझिएगा, अच्छे समझ आते हैं। जैसे देखिए, यदि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में किसी कोण पर, देखिए एक समान क्या होता है, मतलब इसकी जो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा है ये क्या हो, एक समान हो, स्थित विद्युत द्विध्रुव पर आप बल आघूर्ण पूछेंगे। यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर विद्युतीय द्विध्रुव स्थित है, ये कोई कोण, ये देखिए यहाँ पर कोई कोण विद्युत क्षेत्र स्थित है, तो इसके दोनों सिरों पर लगने वाले बल के परिमाण एक समान है तथा दिशा विपरीत एवं क्रिया रेखाएं अलग अलग है, अतः दोनों बल युग्म बनाएंगे तो प्रत्येक सिरे पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर देखिए आप लोगों ने क्या समझा है कि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र हो, विद्युतीय क्षेत्र एक समान होंगी तो क्या बोला, दोनों सिरों पर, तो F1 बराबर F2 होगा कि नहीं होगा, F1 बराबर F2 होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। समझ में आ गया। जब आपको बोले एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, तो एक समान विद्युतीय क्षेत्र है तो इसका जो बोला क्या बोला, मैं किसी कोण पर विद्युत स्थित है तो इसके दोनों सिरों पर लगने वाले बल के परिमाण, तो इसके 2 बल लगेंगे तो दोनों ही समान होंगे, तो अतः F1 बराबर F2 होगा। समझ में आ गया। हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, E बराबर क्या होता है, F/Q होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम समझेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, E/Q हो जाएगा। ये चीजें यहाँ पर लिख दी गई है, तो F1 बराबर F2 बराबर QE। F बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, अतः F बराबर हो जाएगा QE/Q। तो ये चीजें लिखी हुई है। अब त्रिभुज ABO में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका OA है, ये आपका क्या है साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये आपका थीटा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, OA है, कर्ण कितना है, AB है, AB है। OA अब देखिए OA बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। OA बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ गुणा हो गया तो OA बराबर AB साइन थीटा। OA बराबर, अब देखिए यहाँ पर AB का मान कितना दिया है, 2L दिया है, कितना दिया है, 2L दिया है, 2L इंटू साइन थीटा। टाउ बराबर, ये आपका टाउ बराबर है, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है F इंटू OA। टाउ बराबर क्या होता है, मतलब इसकी जो दूरी है और जो बल है, टाउ बराबर बल इंटू इसके जो आघूर्ण की दूरी होती है, तो टाउ इंटू F इंटू OA होता है। तो टाउ बराबर हो जाएगा F के स्थान पर, देखिए F है, F का मान यहाँ पर हमने क्या निकाला है, F के स्थान पर QE निकाला। यहाँ पर देखिए F बराबर क्या QE है, तो F के स्थान पर QE हमने रख दिया इंटू 2L साइन थीटा। OA का मान 2L इंटू साइन थीटा। ये चीज़ें हमने मान, देखिए यहाँ पर समझिएगा कोई ज़्यादा खास नहीं है कि आपको समझ में ना आए। टाउ बराबर F इंटू OA, मतलब बल इंटू बल की आघूर्ण की दूरी, तो T बराबर F का मान QE आया है, OA का मान इतना आया है। टाउ बराबर हो जाएगा 2L QE साइन थीटा, अतः P पर हम जानते हैं पढ़े कि P बराबर 2L इंटू Q होता है। 2L इंटू Q है, P का मान रख देंगे तो टाउ बराबर P साइन थीटा हो जाएगा, P साइन थीटा रहेगा। ये आपका क्या है, ये आपका समझ आ गया कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्थित विद्युतीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया, और समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो की में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगले लेक्चर में आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल मिलेगा।